प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? तो आज आपकी मैम एक बार फिर आपके सामने हाजिर है हिंदी व्याकरण में एक नए विषय के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे हिंदी व्याकरण में आज नया विषय क्या है? देखिए, हमारा आज नया विषय है समास। तो आज हम पढ़ेंगे समास के बारे में कि समास क्या होते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं समास की परिभाषा। देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। यानी कि अब एक शब्द से तो आप कोई शब्द बना नहीं सकते। जब कोई भी शब्द दो या दो से अधिक होता है, ऐसे दो या तीन, चार, पांच, कितने भी शब्द हो, तो उन शब्दों से जो नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी क्या कहलाती है? समास कहलाती है। तो देखिए, समास के भेद, यहाँ पर समास के कुछ भेद लिखे हुए हैं। वो कितने होते हैं? देखिए, पहला है हमारा अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवा है हमारा बहुव्रीहि समास। तो देखिए, समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, है ना? तो अच्छे से ध्यान रखना है आपको। समास के 6 भेद होते हैं। तो अब हम इन समास के भेद के बारे में पढ़ेंगे कि जो समास दिए हमारे अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, इनकी जो परिभाषा है, इनके बारे में हम कैसे पहचानें कि ये कौन सा समास है। तो पहले हम पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास के बारे में। तो देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पहले समास। हमारा पहला समास का भेद, समास का जो भेद था उसका पहला क्या था? अव्ययीभाव समास। तो देखिए, इसकी क्या परिभाषा होती है। देखिए, जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय होता है और उसी की प्रधानता होती है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब देखिए, समस्त पद क्या होता है? समस्त पद होता है यानी कि जो हमारे शब्द होते हैं, जैसे हमें कोई वाक्य दिया है उसको संक्षिप्त करके, उसको छोटा करके जो लिखा जाता है वो समस्त पद होता है। जैसे कमल जैसे नयनों वाला या कमल जैसे नयन, तो इसका क्या समस्त पद क्या होगा? कमल नयन, है ना? तो जो संक्षिप्त करके, जो शब्दों को संक्षिप्त करके लिखा जाता है वो होता है हमारा समस्त पद। अब देखिए, पहला पद अव्यय, अव्यय यानी कि उपसर्ग, पहला पद अव्यय उपसर्ग होता है और उसी की प्रधानता होती है, यानी कि जो शब्द होगा उसकी ही प्रधानता होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास। जैसे देखिए, ये दिया है हमारा यथा संभव। अब देखिए, यहाँ पर जो यथा संभव दिया है, इसमें जो यथा है ये हमारा क्या है? अव्यय, अव्यय यानी कि उपसर्ग, यथा संभव। अब देखिए बेकसूर, अब बेकसूर में भी हमारा अव्यय उपसर्ग क्या है? बे। इसको लेके हम और भी उदाहरण बना सकते हैं, यथा संभव, है ना, यथा अनुसार, ऐसे बेकसूर, बेइज्जत। तो ये हमारे अव्ययीभाव के उदाहरण होते हैं। प्रतिदिन, अब प्रतिदिन में क्या हो गया हमारा? अव्यय प्रति, और सकुशल में स, और आजीवन में आ। अब देखिए आप, जो हमारे आगे के जो शब्द हैं बे, ये सारे क्या हैं? उपसर्ग। इनसे आप, इन शब्दों को जोड़ते हुए आप और भी उदाहरण और भी शब्द बना सकते हैं। ठीक है? अब देखिए, अगर आपको कोई दिया गया है शब्द कि इस शब्द में बताइए कौन सा समास है, तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव जो समास होगा उसमें आप पहले ये वाला देखेंगे, इसमें जो पहला शब्द होगा आपका वो उपसर्ग होगा। अगर वो यहाँ पर उपसर्ग दिया है इस तरह से, तो वो हमारा अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है? आगे के जो हमारे समास के भेद है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो अब आपका गृह कार्य क्या है कि आपको समास की परिभाषा और उसके भेद और अव्ययीभाव समास की परिभाषा और इसके उदाहरण को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और अपनी कार्य पुस्तिका में लिखना है। ठीक है?